स्वागत है आपका इस खास एनालिसिस में। आज हम एक ऐसी हॉरर स्क्रिप्ट के पन्नों में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम देखेंगे कि एक राइटर कैसे सिर्फ शब्दों के जरिए पन्नों पर ऐसा खौफनाक माहौल, टेंशन और डर बुनता है जो सीधे हमारी नसों में उतर जाता है। आज की हमारी चर्चा राजस्थान के शापित गांव कुलधरा पर आधारित इस स्क्रिप्ट पर आधारित है, जिसके जरिए हम हॉरर स्क्रिप्ट राइटिंग की कुछ बेहतरीन बारीकियों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी दमदार है। कहानी की शुरुआत में ही उस बुरी शक्ति, जिसे हम एंटिटी कह रहे हैं, का ये बेहद विचलित करने वाला डायलॉग आता है। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है आरफ। ये डायलॉग पहले ही पल में साफ कर देता है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक डरावनी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सीधा फैसला है जो बताता है कि ये जिंदगी और मौत का मुकाबला है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। स्टेज सेट करना, एकदम घोटू जाल। मुख्य कहानी शुरू होने से पहले ही राइटर हमें एक खौफनाक माहौल में धकेल देता है। बाहर किसी घायल जानवर की तरह चीखती हवा चल रही है, रास्तों पर घनी और दमघोटू धुंध छाई है, और सबसे डरावनी बात, भारी लकड़ी के दरवाजे बाहर से बंद हैं, जिन पर फीकी भस्म और जंग लगी जंजीरें लटकी हैं। ये छोटी छोटी सेंसरी डिटेल्स बहुत ही शानदार तरीके से एक दमघोटू जाल तैयार करती हैं। ये बताती हैं कि ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी जेल है जिससे निकलना नामुमकिन है। अब इन दोनों किरदारों के बीच का ये तीखा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ 20 साल का आरव है जो घबराया हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं और वो पूरी तरह अपनी आधुनिक सोच और डीएसएलआर कैमरे पर निर्भर है। उसे लगता है कि कार ठीक करके वो बस यहां से निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी 12 साल की छोटी बहन माही है। धूल से सनी सफेद ड्रेस पहने वो मिट्टी की दीवार को एकटक घूर रही है। उसकी वो अप्राकृतिक शांति चीख चीख कर ये कह रही है कि मॉडर्न साइंस या तकनीक यहां कोई काम नहीं आने वाली। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, पोजेशन की बनावट, बढ़ता खौफ और बॉडी हॉरर। यहीं से साइकोलॉजिकल टेंशन अचानक एक रूह कपा देने वाले बॉडी हॉरर में बदल जाती है। राइटर ने बच्ची के शरीर पर उस बुरी शक्ति के कब्जे को इतने खौफनाक और फिजिकल तरीके से लिखा है कि पढ़कर ही सिहरन होने लगती है। अचानक हड्डी टूटने की आवाज आती है और माही का सिर 90 डिग्री के अप्राकृतिक कोण पर मुड़ जाता है। उसके हाथ पैर किसी टूटी हुई कठपुतली की तरह हिंसक रूप से हिलने लगते हैं। ये भयानक प्रोग्रेशन दिखाता है कि माही अब पूरी तरह से अपने शरीर का कंट्रोल खो चुकी है। और फिर होता है स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ऑडियो जंप स्केयर। एक 12 साल की प्यारी सी बच्ची के गले से अचानक एक गीली, भयानक और घड़घड़ाहट भरी आवाज निकलती है। एक ऐसी आवाज जो किसी बहुत उम्रदराज और खूंखार इंसान की है। ये बदलाव हमें ये महसूस कराता है कि खतरा अब सिर्फ दिख नहीं रहा है, बल्कि उसकी आवाज ही हमें अंदर तक डराने के लिए काफी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि खौफ सिर्फ उस बच्ची तक ही सीमित नहीं रहता, वो अचानक पूरे गांव में फैल जाता है। तापमान एकदम गिर जाता है, बाहर हवा का नामो निशान नहीं है, फिर भी सैकड़ों जंग लगी मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगती हैं। और फिर आसपास की छतों पर भारी कदमों की आहट, थंप थंप थंप। राइटर ने यहां एक ऐसा सेंसरी ओवरलोड पैदा किया है जो इस कैरेक्टर को पूरी तरह से असहाय और अकेला महसूस कराता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, नैरेटिव फेक आउट, खौफ से एक क्रूर राहत। देखिए, ठीक उसी समय जब खौफ अपनी चरम सीमा पर होता है, स्क्रिप्ट एक बहुत ही बेहतरीन नैरेटिव विप्लेश का इस्तेमाल करती है। उस बुरी शक्ति की पकड़ अचानक ढीली हो जाती है। माही एक बेजान गुड़िया की तरह फर्श पर गिरती है, घंटियां रुक जाती हैं और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। आरव घुटनों के बल रेंगकर अपनी बहन के पास जाता है। माही धीरे से चेहरा घुमाती है, उसकी आंखों में फिर से वही मासूमियत लौट आती है। ये पल हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि शायद अब सब ठीक हो गया है। और तभी माही रोते हुए कहती है, भैया बहुत ठंड है, वो मेरी छाती के अंदर है, वो मेरे दिल को भींच रही है, भाग जाओ भैया, प्लीज भाग जाओ। ये दिल दहला देने वाली गुहार उस अलौकिक खौफ को एकदम असली और मानवीय दर्द से जोड़ देती है। ये मासूम सी विनती आने वाले खतरे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वो बच्ची अंदर से कितनी भयंकर तकलीफ से गुजर रही है। लेकिन इससे पहले कि आरव आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगा पाता, वो बुरी शक्ति पूरी क्रूरता के साथ वापस लौट आती है। पलक झपकते ही माही का जबड़ा इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा खुल जाता है और एक गूंजती हुई खौफनाक हंसी के साथ वो कहती है, बहुत देर हो चुकी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से पर, कहानी के रहस्य को खोलना, पुश्तैनी कनेक्शन। अभी तक हमने जो देखा वो फिजिकल खौफ था, लेकिन असली डर तो इस कहानी के रहस्य में छुपा है। ये डायन या ये बुरी शक्ति कोई आम भूत नहीं है।
ये एक प्राचीन प्रतिशोधी आत्मा है जो कुलधरा की इस मिट्टी से बंधी हुई है। और ये सिर्फ रास्ता भटकने वालों को डराती नहीं है, बल्कि ये सीधे खून मांगती है। ये गांव की शापित जमीन से बहुत ही गहराई और दुर्भावना से जुड़ी है। इस स्लाइड में जो कॉन्ट्रास्ट है वो कहानी का पूरा रुख पलट देता है। आरव, जो कि एक मॉडर्न सोच वाला इंसान है, चीखता है कि हम तो बस गलत रास्ते पर आ गए थे। उसे लगता है ये बस एक बुरा इत्तेफाक है, लेकिन वो आत्मा काला जहर उगलते हुए उसका इस सारा संशयवाद तोड़ देती है। वो कहती है, गलत रास्ते ने तुम्हें यहां पहुंचाया, लेकिन तुम्हारा खून तुम्हें वापस खींच लाया है। इसका सीधा मतलब है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आरव का भाग्य सीधे उसकी अपनी ही वंशावली से जुड़ा हुआ है। और अब आता है चरमोत्कर्ष। माही अलौकिक तेजी से आरव की गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक देती है। इस वक्त स्क्रिप्ट जमीन पर गिरे कैमरे के फ्लैश का बेहद चतुराई से इस्तेमाल करती है। वो फ्लैश एक स्ट्रोब लाइट की तरह टिमटिमाता है और रोशनी की उन झलकियों में माही की परछाई गायब हो जाती है। उसकी जगह दिखती है लंबे और नुकीले नाखूनों वाली रोती हुई एक विशालकाय चुड़ैल की परछाई। फिर अचानक कैमरे की रोशनी बंद हो जाती है, सब कुछ घने अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ एक अकेली मंदिर की घंटी की बहरी कर देने वाली गूंज सुनाई देती है। इस पूरे एनालिसिस के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आखिर आरव के पूर्वजों ने ऐसा कौन सा काला और पुश्तैनी गुनाह किया था जिसे कुलधरा की ये शापित मिट्टी आज भी याद रखती है और अपना बदला मांगती है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ हमें डराती नहीं है, बल्कि इस खौफनाक इतिहास के पन्नों को पलटने की एक गहरी और अजीब सी जिज्ञासा छोड़ जाती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या होगा।